नमो नमः शिष्यों, उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग पाठ्यक्रमों को अच्छे ढंग से समझ गए हैं और हम लोग जान गए हैं कि कौन सा पाठ कितने अंकों का पढ़ना है। हिंदी व्याकरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है, उस शास्त्र को हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में व्याकरण जो हम लोग प्रारंभ करेंगे, उसमें पाठ्यक्रम को आप लोग देखे हुए हैं। 15 अंक का हिंदी व्याकरण है और सबसे छोटी इकाई है हिंदी व्याकरण का वर्ण। वर्ण को हम लोग जानेंगे तो वर्ण का व्यवहार आगे भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक अध्याय जानते हैं, एक पाठ जानते हैं जिनका नाम है संधि। संधि में वर्ण का ही मिलन होता है, इसलिए वर्ण को हम लोग को समझना है और साथ साथ हिंदी में वर्ण से प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में आप जानते हैं कि संधि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, उसका आधार आप लोग को मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य, हिंदी और संस्कृत दोनों में वर्ण अति आवश्यक है। संस्कृत में तो वर्ण इसलिए पढ़ना है कि संधि पाठ को हमें अच्छा से समझना है, क्योंकि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो शब्द को समझना, वाक्य को समझना, हिंदी व्याकरण में यदि आप जानें तो सबसे पहले वर्ण है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद पद है, पद पदबंध और उसके बाद वाक्य। इस तरह से हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। तो आए हम लोग प्रारंभ करें वर्ण अध्याय को। वर्ण की परिभाषा आप लोग नीचे वर्ग से ही जानते हैं और यह जानते हैं कि मुख से उच्चरित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े न हो। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह। आप नीचे वर्ग में 2 ही भेद पढ़े होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, परंतु आयोगवाह न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए हम लोग को आयोगवाह के भी बारे में जानना है। तो आए हम लोग स्वर वर्ण की परिभाषा समझें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसको आप अंग्रेजी में भी जानते हैं, भावेल अंग्रेजी में कहते हैं और अंग्रेजी में AEIOU भावेल है। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे में समझें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और री, द्री, ये सभी आपके स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण को हम लोग 4 भेदों में बांटते हैं, या स्वर वर्ण के 4 भेद हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। देखिए, बहुत कुछ आप हिंदी को समझने के लिए संस्कृत यदि आप जानते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जो संस्कृत में सूत्र है उसी का हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से है। मेरे प्यारे शिष्यों, एक बात आप समझ लीजिए, हिंदी और संस्कृत में माँ बेटी का संबंध है। हिंदी की शुद्धता, हिंदी का अधिकाधिक ज्ञान और व्याकरण का तो विस्तृत ज्ञान संस्कृत के बिना संभव नहीं है। और आप अगर संस्कृत के सूत्रों को जानते हैं तो यहाँ हिंदी में भी काम देता है। जैसे आप यहाँ देखें, कहता है, एक सूत्र है संस्कृत में, एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, द्वि मात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतोग्यो, व्यंजन चार्धमात्रकम। अब उसी को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा हो, अर्थात जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और द्री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। अगर पूछेगा ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो अ, ई, उ, री, द्री आपके ह्रस्व स्वर हैं, कम समय लेते हैं इसके उच्चारण में। दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपको जानना इसलिए जरूरी है कि दीर्घ स्वर यदि जान जाएंगे तो आपको दीर्घ स्वर संधि भी समझ में आने लगेगा। जैसे कहता है, जिसमें 2 मात्रा हो, अर्थात जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, इस प्रकार से
हम देखते हैं कि मुख्य 3 लौकिक व्याकरण में है। अब वैदिक व्याकरण में आपका लृ और दीर्घ लृ है, यह लौकिक व्याकरण में नहीं है, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यह 3 ही है, आ ई उ को दीर्घ कहते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बहुत समय लगता है और हिंदी व्याकरण में इसमें आपको पुकारने के लिए बोध किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि पुनः आप एक बार प्लुत को देखें, जिसमें 3 मात्रा हो अर्थात जिसके उच्चारण में बहुत समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका व्यवहार पुकारने में होता है। जैसे आप देखिए ओम, ओम आप देखिए, यह आपका प्लुत का सबसे सुंदर उदाहरण है, क्योंकि हम ओम, देखिए कितना समय लगा। इसी तरह हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो अभी आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो ओम में अधिक समय लगता है, और ओम इस तरह भी हम लिखते हैं। ये इसका मतलब ये 3 जो हिंदी में लिखा जाता है यह प्लुत का संकेत है। या कोई बहुत दूर है तो उसको पुकारते हैं, जैसे हे राम आओ, तो इस तरह से प्लुत में 3 मात्रा है। इसके बाद आप जानते हैं संयुक्ताक्षर स्वर। संयुक्ताक्षर स्वर का एक और नाम है जिसको संधि स्वर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर स्वर का मतलब क्या हुआ? 2 वर्णों के परस्पर मेल से बना वर्ण संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाता है, या 2 स्वर वर्ण के मेल से बना वर्ण संयुक्ताक्षर स्वर वर्ण कहलाता है। इसका व्यवहार संधि में होता है, इसलिए इसे संधि स्वर कहते हैं। कैसे संधि में होता है? जैसे आप देखें ए का अ और ई, तो ए आप जानते हैं ए ओ अर को गुण कहते हैं। गुण स्वर संधि जब संधि आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आए आपका होता है अ और ए, ओ अ और उ को ओ कहते हैं, और अ और ओ को। तो आप देखें ये आपका गुण में, गुण स्वर संधि में प्रयोग होता है। ए और ओ गुण संधि के अंतर्गत आता है। ए ओ अर को गुण कहते हैं, जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो बतलाऊंगा। और यहाँ पर है आय और औ, आय औ को वृद्धि कहा जाता है, वृद्धि। और हम जानते हैं वृद्धि और गुण स्वर संधि के भेद हैं, उसमें पढ़ना है। इसलिए इन वर्णों का चूंकि संधि में प्रयोग होता है, इसलिए इसका हम संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं या संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से बने वर्ण को हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब आए हम लोग स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण को देखें। व्यंजन वर्ण कहता है स्वर वर्ण के माध्यम से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर पर निर्भर होता है। अंग्रेजी में भी जानते हैं आप कॉन्सोनेंट भावेल पर उच्चारित होता है। जैसे आप जानते हैं ए भावेल है तो बी करते हैं तो बी और ई हो जाता है। और अंग्रेजी में मात्र 5 ही भावेल हैं, ए ई आई ओ यू। पुनः एक बार आप व्यंजन वर्ण को समझ लें, स्वर वर्ण के माध्यम से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, व्यंजन वर्ण लिखे जा सकते हैं, बोले नहीं जा सकते हैं। और एक बात यहाँ आप समझ लीजिए, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि एक मात्रा जिसमें हो उसको कौन सा वर्ण कहते हैं, तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। 2 मात्रा उसको दीर्घ कहते हैं। 3 मात्रा रहेगा तो उसको प्लुत कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे शिष्यों, अगर व्यंजन वर्ण पूछ दिया कि व्यंजन वर्ण में कितनी मात्रा होती है, तो बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं कि व्यंजन वर्ण में कितना मात्रा है। तो आप जान जाइए व्यंजन च अर्धमात्रकम, अर्थात जिसमें आधी मात्रा हो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ मैं बता दिया। अब आप आइए व्यंजन वर्ण में क से ज्ञ तक जितने वर्ण हैं वो सभी व्यंजन वर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि केवल क और ज्ञ आपका व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह छत्र ज्ञ, ये सभी के सभी व्यंजन वर्ण हैं। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग वर्गों में बांटते हैं। जानते हैं क के 5 अक्षर को कवर्ग कहते हैं,
च के पांचों अक्षर को चवर्ग कहते हैं, ट के पांचों अक्षर को टवर्ग कहते हैं, च के पांचों अक्षर को चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, प के पांचों अक्षर को पवर्ग कहते हैं। इस प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, आगे आपको इसी के आधार पर आपका वर्ण के भेद बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए, अंतःकरण के अंगों को अलग अलग स्पर्श करती है, और जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है, तालु को, दांत को, ओष्ठ को और मूर्धा को स्पर्श करती है। इसलिए इसको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात पुनः आप एक स्पर्श वर्ण का परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श द्वारा हो, स्पर्श कौन करेगी? जिह्वा करेगी। किन स्थलों को करेगी? कभी दांत को, कभी ओष्ठ को, कभी मूर्धा को, कंठ को। कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा ये स्पर्शनीय स्थल हैं। इन स्थलों को स्पर्श करने के बाद जिसका उच्चारण होता है उसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे क से म तक के वर्ण, अर्थात अगर स्पर्श वर्ण पूछ देगा कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25 स्पर्श वर्ण है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 15 नंबर जो व्याकरण आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे। तात्पर्य इसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें एक विकल्प आपका सही होगा तो उसको आपको बताना है। जैसे आपको दे देगा कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25, 30, 35, 45, तो आपका 25 होगा। 25 कैसे होगा? क्योंकि 5 आपका कवर्ग है, 5 चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और एक एक में 5-5 है, इसलिए 5 गुने 5 बराबर कितना हुआ? 25। मतलब क से म तक के सभी वर्णों की संख्या 25 हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ आए दूसरा, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब हुआ जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण के द्वारा होता है उसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण को ही यण भी कहते हैं। आप जानते हैं इको यण ची, यण का मतलब यरलव, और यहाँ अंतस्थ का भी मतलब है यरलव, और इसमें हलंत देंगे। व्यंजन में हमेशा हलंत आप लोग देने का प्रयास करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको जो वर्ण अध्याय में पढ़ा रहा हूँ, जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है, इसको आप समझ रहे हैं। क्योंकि संधि में इसका आप अगर नहीं यहाँ समझेंगे वर्ण, तो फिर संधि को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ देखिए, उष्म वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में उष्मा निस्सरित, निस्सरित मतलब निकलती है, ठीक है, उसे हम उष्म वर्ण कहते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सभी आपके उष्म वर्ण हैं। और अगला है आपका संयुक्ताक्षर वर्ण। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें देखिए, छ, क और मूर्धन्य स से क्ष बना है, त और र से त्र बना है, ज्ञ, ज और य से ज्ञ बना है, स और र से स्र बना है। ये आपके संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण हैं। और एक आप देखिए आयोगवाह। आप जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग न स्वर वर्ण है न व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसको आयोगवाह माना गया है। और इसके उदाहरण है अंग और अह। अंग अह को आयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के भेदों को पढ़े। स्वर वर्ण जान गए, व्यंजन वर्ण जान गए और आयोगवाह जान गए। इस प्रकार से वर्ण हम लोग जान गए। लेकिन आप एक चीज जानिए कि परीक्षा में वर्णों का उच्चारण स्थान भी आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको कुछ न कुछ प्रश्न रहेगा ही रहेगा। देखिए, हिंदी व्याकरण में बहुत अध्याय हैं, लेकिन सभी अध्याय पर प्रश्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह निश्चित नहीं है। लेकिन वर्ण पर प्रश्न अवश्य रहेंगे, यह निश्चित है। और इससे आपको लगभग मेरे समझ से 5 से 6 अंक के प्रश्न आपको इसी अध्याय से अवश्य आते हैं। 15 नंबर में लगभग 5 यानी 1/3 हिस्सा आपको केवल वर्ण अगर अध्याय अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपके वस्तुनिष्ठ, और वस्तुनिष्ठ में आप जानते हैं पूर्ण में पूर्ण अंक मिलता है, व्याकरण में तो अंक कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए उच्चारण स्थान पर बहुत ध्यान देना है। जैसे
कंठ वर्ण, कंठ वर्ण का मतलब हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। यहाँ आप लोगों को मैं एक बात बतला दूं, यदि आपको संस्कृत में सूत्र यदि याद हो जाए तो हिंदी में यहाँ बहुत फायदा होगा। जैसे संस्कृत में सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, एक सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, उसी का यहाँ पर मैं उदाहरण दिया हूँ। अ का मतलब अ आ, कु मतलब कवर्ग, कवर्ग का भी मतलब होता है क ख ग घ अंग, यानी पांचों अक्षर को कवर्ग कहते हैं। ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अब इसमें से परीक्षा में कैसे आएगा, विसर्ग का स्थान क्या है, कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ दे देगा। इसमें से आपको ध्यान रखना होगा, ये अगर आप जानेंगे तो एक भी प्रश्न आपको उच्चारण स्थान से नहीं छूटेगा। इसमें से 2 नंबर का लगभग प्रश्न प्रायः देता है और 3 नंबर आपको और मिलाकर लगभग 5 अंक या 4 अंक के प्रश्न आपको वर्ण से आ जाते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण का मतलब क्या हुआ, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है या तालु है उसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। अर्थात तालु से जिह्वा जब तालु को स्पर्श करती है उससे जो वर्ण उच्चरित होते हैं उसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इसको आप संस्कृत में सूत्र है इचु यसानाम तालु, अगर ये याद करेंगे तो उसी का देखिए हिंदी और संस्कृत में देखिए कितना अनुनाश्रय संबंध है। आप अगर वो सूत्र याद कर लें इचु यसानाम तालु, तो उसी का यहाँ पर दिया ई मतलब ह्रस्व ई दीर्घी, चु मतलब चवर्ग, यसानाम य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है। अब आ जाएगा तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु हो जाएगा। इसके बाद आपको मूर्धन्य वर्ण है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। देखिए मूर्धन्य वर्ण के उच्चारण में जिह्वा अंदर एकदम भाग है, जैसे ट ठ, जिह्वा घूम जाती है और जिन स्थल को स्पर्श करती है उसको हम मूर्धा कहते हैं। और उस मूर्धा में आपका हो जाता है री, दीर्घ री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इसका संस्कृत में सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा है। मैं आप लोग को संस्कृत में भी सूत्र बताते चल रहा हूँ ताकि आपको संस्कृत से हिंदी समझ में आए और हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण में आप पूर्ण में पूर्ण अंक लाएं। दंत वर्ण, दंत वर्ण में यहाँ देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। जैसे लृतु लसानाम दंताः, लृ दीर्घ लृ, तवर्ग, और तवर्ग का मतलब त थ द ध न, यहाँ समझेंगे। ओष्ठ वर्ण हुआ, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ से या ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओठ तो आप जानते ही हैं, पवर्ग प फ ब भ म होता है, द नहीं है, ये प इसको पढ़ेंगे, प फ ब भ म, और ये पांचों अक्षर आपके पवर्ग होते हैं। और उसके बाद उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसका उच्चारण आपका ओष्ठ है। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो दो स्थल से उच्चरित होते हैं, जैसे ए दैतो कंठ तालु, तो कंठ और तालु से ए और आय का उच्चारण स्थान होता है। ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ है। और वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान कंठ है। और उसके बाद अंग, यण, नम, ये पंचमाक्षर जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर वर्ण कहते हैं, उसे हम ना उसका उच्चारण नासिक के वर्ण है, नासिका है, नाक से इसका उच्चारण होता है। मेरे प्यारे शिष्यों, यहाँ पर अंतर भी कभी कभी पूछता है ब और व में क्या अंतर है, परीक्षा में पूछा है ब और व में क्या अंतर है। तो अगर आप ये नहीं जानेंगे तो बुझौल बुझाएंगे, क्या लिखेंगे, अगर ये आ जाएगा परीक्षा में, अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे मेरे प्यारे शिष्य, आप जानते हैं आप क्या लिखेंगे, जिसका पेट कटा हुआ हो वह ब होता है, जिसका पेट नहीं कटा हुआ है वह व होता है। बोलिए यह उत्तर सही है? ये बुझौल नहीं चलता है व्याकरण में। आपको व्याकरण में होगा कि जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो वह उसे ब कहते हैं, और जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है वह व कहलाता है। इस प्रकार ब और व में आप अंतर जानेंगे। इसी प्रकार तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत समय
अंतर है, या किसी भी वर्ण में अंतर आपको जब पूछेगा दो वर्णों में, तो वह उच्चारण स्थान के आधार पर अंतर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क ख ग घ अंग, कवर्ग कंठ से होगा, चवर्ग आपका तालु से होगा। उसी तरह आपका एक प्रश्न पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, इसमें क्या है? अब तो आपका वैकल्पिक प्रश्न आ गए हैं, तो इसमें आपको अच्छा से अगर इसको समझे रहेंगे तो इस पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न को या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर में आपको कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद एक आता है आपका अल्प, प्राण और महा। ये सब अंतर वाले में दो दो अंक के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कुछ, तो उसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण में, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब पूछ देगा अल्प प्राण का एक वर्ण क्या होगा, वैकल्पिक रहेगा। और उसी प्रकार महाप्राण में आ जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। देख रहे हैं, दोनों में, एक में नहीं होती है, एक में होती है। और जो शेष वर्ण बच गए, चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वे आपके महाप्राण हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए कि घोष और अघोष वर्ण में, तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृति उत्पन्न करती हैं, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो जाएगा और तालव्य स, दंत स। अघोष ठीक इसका विपरीत हो जाएगा जो बच गया, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृति उत्पन्न नहीं करती हैं उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि वर्णों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिस पर आते हैं उसकी हम लोग चर्चा किए। और वर्ण कहते हैं, कहा गया है ना, सतसैया के दोहरे अरुणावी की तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। वर्ण जो है भले सबसे व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वर्ण विचार, वर्ण को जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक आधार मजबूत नहीं होगा तब तक महल मजबूत नहीं होगी। यदि हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण में पूर्ण अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्णों को अवश्य याद करें, इसको समझें, क्योंकि हिंदी में तो आपको वर्ण में से प्रश्न आएगा ही आएगा, वह संधि, संस्कृत में जो संधि आप पढ़ेंगे समझेंगे उसका भी आपका यह आधार देगा। बिना वर्ण के संधि आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि संधि में वर्णों का मिलन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे आशा है इस वर्ण को अच्छा से आप पढ़ेंगे। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद।